वालेकुम। ईद बैठक स्पेशल फाइव की पूरी टीम की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। नाज़रीन, अक्सर और बेशतर आपने हमें सियासत पे बात करते हुए देखा है, लेकिन आज हम जानेंगे कि पॉलिटिशियन अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, फैमिली को कितना टाइम देते हैं और सबसे बड़ी बात, कारकुनों को कितनी ईदी देते हैं। माह रमज़ान गुजर चुका है और ईद अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा है और हम इसे खुशियों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही साथ हम अपनी फौज को भी याद रखते हैं जो कि बॉर्डर्स पे हमारी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। और मैं हर बार एक पैगाम देती हूँ कि जब हम ईद की नमाज अदा करते हैं तो मस्जिद के बाहर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी के एहलकार तैनात होते हैं, तो हमें चाहिए कि उनसे भी गले मिले, उन्हें भी ईद की मुबारकबाद दें, क्योंकि ईद जो है वो तमाम मुसलमानों की होती है। और साथ में पाकिस्तानियों को जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है ईद के मौके पर, हम देखते हैं कि फैमिलीज के साथ बातचीत होती है, उन्हें वक्त दिया जाता है। और अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि सोशल मीडिया के आने से अब ईद उस तरीके से नहीं मनाई जाती, लेकिन हम उस तरीके से ही आज अपनी ईद मनाएंगे। मौजूद मेहमान हमारे साथ तो मौजूद हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। वेल, सबसे पहले तो आपको, आपके व्यूअर्स को, आपकी पूरी टीम को, सबको जो है ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया, आपने ईद के इस पुरमसरत मौके पर जो है यहाँ पर आए बात करने। और आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि ईद में जो है वो शेड्यूल थोड़ा टाइट होता है, फैमिली को वक्त दिया जाता है। तो आपसे ये जानेंगे कि आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। ऑपोजिशन लीडर बनने के बाद कुछ चेंजिंग आई है या उसी तरीके से फैमिली को वक्त देते हैं? वेल, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये जो आखिरी वाली बात कही आपने, फैमिली को वक्त देना, बट स्टिल मैं कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली हमारा एक रिवायती तरीक़ेकार है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि ईद की नमाज की अदायगी के बाद जो है वो यकीनी तौर पे हम बस वही जो एक से 2 घंटे का टाइम होता है, हम उसमें अपनी फैमिली के पास जाते हैं और उसमें ईद वीद तमाम चीज़ें सेलिब्रेट होती है, नाश्ता साथ करते हैं पूरी फैमिली, और उसके बाद फिर हम निकल जाते हैं अपने कारकुनान, शोदा, असीर, जो हमारे पार्टी के जो शोदा हैं, असीर हैं, उनकी फैमिलीज़ के पास जाते हैं। और एक रिवायत रही है कि इलाके के जितने भी MNA होते हैं, MPAs होते हैं, वो अपने अपने इलाकों में जो शोदा और असीर की फैमिलीज़ हैं उनके पास जाते हैं। तो हमारा थ्रू आउट द डे, फर्स्ट डे हमारा इसी तरह होता है कि 12-1 बजे से जो है हम ये स्टार्ट करते हैं, तो लगभग शाम या रात हो जाती है। हम अपने शोदा और असीर की फैमिलीज में जाते हैं। शिकायत की कि घर में टाइम नहीं दे पाते, बच्चों की तरफ से कभी कोई शिकायत हुई? वेल, शुरू के सालों में होती थी, 18-19 की बात है, अब तो वो भी यूज्ड टू हो गई है। अब वो यूज्ड टू हो गई है बेचारी, उसको भी पता है कि हमें टाइम नहीं मिलना। तो हम जो स्टार्ट का टाइम होता है जिसमें हम पूरे घर वाले सारे बैठ के नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं सब इकट्ठा, उसमें बच्चों को भी टाइम मिल जाता है 1-1.5 घंटा। उसके बाद जो निकलते हैं तो थ्रू आउट हम कोशिश ये होती है कि पार्टी के जो शहीद और असीर फैमिली, ऑब्वियसली उनके अपने उनसे चले गए हैं, तो एमक्यूएम की एक रिवायत रही है कि अपने शहीदों को नहीं भूलती है, जितनी कोशिशें हो सकती हैं तो उनके पास हम ईदी भी लेके जाते हैं, उनके साथ ईद भी सेलिब्रेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो अपनाइयत का एहसास रहे। और ये रिवायत रही है, शुरू से रही है, उसी को हम फॉलो करते हैं। पहला दिन इसी कमोबेश इसी तमाम जो है फैमिलीज में जाके जो है वो गुजर जाता है। अच्छा, क्योंकि मीठी ईद है और इसमें मीठे के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता है। हम देखते हैं कि ख़वातीन जो है वो लवाजमात बनाती हैं घर में। आपके घर में क्या बनता है और आपको क्या पसंद है? वेल, मीठा मुझे बहुत कम पसंद है, बट स्टिल वो ईद में चूँकि मीठी ईद कहते हैं हम लोग, तो वो शीर खुरमा बनता है घर पे। पहले अम्मी बनाती थी और अब अम्मी तो नहीं बनाती हैं, बेगम है तो वो बनाती हैं। और उसके बाद जो रिवायती जो तौर तरीके जो नाश्ते के जो चीज़ें होती हैं, फिर क्या खाते हैं? वेल, नाश्ते में हमारे यहाँ वो यूजली हलवा पूरी टाइप घर पे बनाया जाता है। वो खाया जाता है, क्योंकि लगभग 1 महीने के बाद जो है वो नाश्ता नसीब हो रहा होता है। पहले सेहरी चल रही होती थी रमज़ान में, तो वो होता है, शामी कबाब हो गए, ये सारी इस टाइप की चीज़ें होती हैं। और मीठे में ख़ास तौर पे शीर खुरमा होता है, मिठाइयाँ होती हैं, और बच्चों के लिए चॉकलेट्स होती हैं बहुत सारी, जो ईदी के साथ साथ उनको कितनी देते हैं ये तो आपने जिक्र कर दिया। देते भी हैं
और लेते भी हैं? वेल मैं उन खुश नसीब लोगों में हूँ जो मैं आज भी ईदी लेता हूँ। मैं चूँकि घर में भाइयों में छोटा हूँ सबसे, तो वालदा से आज भी ईदी लेता हूँ, भाइयों से आज भी ईदी लेता हूँ मैं। और यकीनी तौर पर ये नहीं कहते कि अब तो आप अपोजिशन लीडर हैं, आपके पास एक डेजिग्नेशन है, अब आप हमें ईदी दें, हम क्यों दें आपको? वेल वो बड़े हैं, मेरे घर के भाई हैं, मेरे बड़े हैं, अम्मी हैं, अम्मी के लिए तो कुछ भी बन जाओ तो रहूँगा तो उनका बेटा ही, तो वो आज भी वो रिवायत है, मैं लेता हूँ अम्मी से ईदी। गो के तमाम चीज़ें सब अपनी जगह, बट वो अम्मी जो मुझे ईदी देती हैं वो मैं अपने पास रखता हूँ। मेरी बड़ी बहन है वो मैं आज भी उनसे ईदी लेता हूँ। और मुझे याद है आपने कहा था कि वो बिल्कुल आपके लिए आपकी वालिदा, हाँ बिल्कुल वालिदा जैसे, क्योंकि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी व्हेन आई वाज लाइक 1.5 years old। तो मेरी बड़ी बहन, बड़े भाई, ये सारे जो हैं वो पेरेंट्स की तरह, गार्जियन की तरह तौर पे मैं उनको ट्रीट करता हूँ, वो मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। तो बिल्कुल उनके लिए मैं बच्चा हूँ और वो बड़े हैं, तो वो मैं उनसे ईदी विदी कुछ भी छोड़ता नहीं हूँ मैं। लेते हैं। और आप ईदी कितनी देते हैं ये बताएं? वेल जो ईदी आ जाती है फिर मेरे पास भी ऑब्वियसली भांजे, भतीजे, भांजियाँ, ये इमीडिएट जो फैमिली होती है, बहन भाइयों के बच्चे, उनको ईदी देनी होती है। और फिर अपने बच्चे हैं तो मैं बच्चों में ये ज्यादा है ना कि 5,000 का नोट सामने रखेंगे तो ये ईदी है। जब हम छोटे थे हमें ईदी मिल जाती थी, हम तो एंजॉय करते थे, लेकिन कोई खासी फरमाइश जी फरमाइश नहीं होती आजकल के बच्चों की। तो वेल आज का अब ये वाली जो सारी जिम्मेदारी है ना जो बच्चों को ईदी देने की होती है, वो लगभग कोई लाइक 2018-17 से जो है ना ये शुरू से हमारी बेगम साहिबा के पास है ये डिपार्टमेंट। ईदी लेने में तो मैं आ जाता हूँ सामने जब मुझे खुद लेनी होती है, जब देने की बारी होती है तो बेगम जो है वो हमारी वो ईदी दे रही होती है बच्चों को, तमाम चीज़ें उसी की जिम्मेदारी होती है। हाँ अपने बच्चों के लिए मैं अलग से मैं बस ये कर लेता हूँ कि कोई गिफ्ट, कोई टॉय, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं। जो बड़ा वाला बेटा भी हुआ है? जी होती है, मैं तीसरा बेटा भी हुआ है। तो मेरा जो बड़ा बेटा है वो लाइक 6.5 साल का है, तो उस हिसाब से बच्चों के लिए टॉय या कुछ पजल्स होते हैं, दीगर चीज़ें होती हैं, तो वो उनको एड ऑन ईद में अम्मा अब्बा की तरफ से मिल जाती है, तो वो उस पर बड़े खुश होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मसरूफियत की वजह से उस तरीके से ईद हम नहीं सेलिब्रेट कर पाते, लेकिन जब आप छोटे थे तो फिर किस तरीके से सेलिब्रेट करते थे, क्या होता था, बचपन की कुछ याद बताएं। वेल बचपन में ईद मैं चूँकि एक कच्ची आबादी का रहने वाला शख्स हूँ, आज भी उसी जगह रहता हूँ, तो वहाँ के जो ट्रेडिशन, जो ईद की चीज़ें होती है ना, वो मुझे लगता है कि शायद बाकी इलाकों में, कराची शहर के जो बाकी इलाके हैं, शायद उस अंदाज से या उस तरह नहीं होती होगी। हमारे यहाँ वो बचपन में वो पहले झूले वाले आ जाते थे, और जो हमारे इलाके में जो वो क्या होता है करियाना स्टोर, जहाँ से वो कोल्ड ड्रिंक, शोल्ड ड्रिंक, ये हमारी मैक्सिमम जो इंटरटेनमेंट होती थी वो ये होती थी कि घर पे खा लिया। तो अब कोल्ड ड्रिंक जो पीना है ना, वो उनके वो शॉप पे जाके सामने 4 कुर्सियां लगी हुई, डेकोरेशन वाली, पुरानी नहीं होती थी ऑरेंज कलर वाली, उस पे जाके बैठ के जो है हमने वो कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो वो हमारे लिए पता नहीं क्या अनोखी चीज़ होती थी, और हम उसमें बहुत एंजॉय करते थे, थोरो खुश होते थे। और मुझे याद पड़ता है व्हेन आई वाज लाइक 12-13 साल का था, तो मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो एक मीठा पान खाया था। अच्छा। तो वो मेरे लिए पता नहीं एक अनोखी सी चीज़ थी कि यार ये मैं पान खा रहा हूँ। तो ये इस टाइप की चीज़ें होती थी। उसमें फिर दोस्त जो होते थे, हम लोग कहीं बैठ के कहीं आइसक्रीम खा ली किसी जगह, किसी आइसक्रीम पार्लर वगैरह थी, उसकी यूटिलाइजेशन उसी तरह होती थी। तो वो जो फेज था, हम उसमें ना ईद में धूप हो रही है, दिन हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, डजंट रियली मैटर, हम थोड़ा एंजॉय करते थे थ्रू आउट द डे। और हमारे यहाँ ये है कि रात के वक्त में जो डिनर होता है, तो हमारे घर के सारे बहन भाई जितने भी हैं वो सब फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। मैं जॉइंट फैमिली है चूँकि, तो अम्मी के पास ही सब डिनर करते हैं। तो पहला दिन जो है वो फिर जब इन तमाम मैं अपनी सियासी मसरूफियत से फारिग हो जाता हूँ, तो डिनर फिर घर पे तमाम बहन भाई से काम करते हैं। बेगम का हाथ बटाते हैं या नहीं? वेल ईद पे तो यूजली नहीं बटा पाता, बट वैसे मैं बटा लेता हूँ बिल्कुल। क्या बना लेते हैं? वेल मैं सब कुछ बनाना आता है मुझे। मैं चूँकि रहा हूँ 6 साल का अर्सा मैंने मुल्क से बाहर गुजारा है, बैचलर लाइफ गुजारी है, तो वहाँ पे मैं कुकिंग मुझे शौक था, शुरू से शौक है। तो जी सब बना सकते
देसी बना सकते देसी कॉन्टिनेंटल अगड़म तगड़म सब आता है मुझे, सब आता है। असेंबली में ऑफ होती है असेंबली, तो फिर हम देखेंगे कि आप किचन में जो है वो घर पे काम कर रहे होते हैं। वेल अब दिन होता है नहीं, आपको दिन मिल नहीं पाता। हाँ, कहीं मसरूफियत में से कोई स्पेयर टाइम मिल जाता है कि जिसमें आप 6-8 घंटे फैमिली को दे देते हो, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली मेरे बच्चे हैं, या तो मैं बच्चों को देख लूँ, तो बेगम जो है वो बेगम को मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप उसको सपोर्ट कर दो किसी भी एंड से, तो क्योंकि वो थ्रू आउट द डे घर पे लगी हुई है, बच्चों की पढ़ाई भी है, खाना बनाना भी है, दीगर चीज़ें भी हैं, तो उसमें मैं किसी भी एक पोर्शन में जो है वो कोशिश करता हूँ कि उसको असिस्ट कर दूँ, ताकि वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, रिलीफ मिल जाए उसको। तो मेरी यही कोशिश होती है। अक्सर वो कभी हो जाता है कि आप ये बना दें, तो मैं बना लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर बेगम कहती हैं कि आप बना लें, तो अली खुर्शीदी साहब जो है वो बना लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ईद का दिन है तो थोड़ी खट्टी मीठी बातें भी होनी चाहिए। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईद कैसे मनाते हैं वो तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन अब सर हम आपके साथ खेलने जा रहे हैं रैपिड फायर राउंड। और कुछ जगहों पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा और कुछ जगहों पे आप येस या नो कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या ऑप्शन है, ठीक है। तो पहला सवाल ये है कि ख़वातीन हैं 2 और वो बहुत मुश्किल में हैं, आप किसे बचाएंगे? खुशबक शुजात बाजी या राना अंसार? राना अंसार। राना अंसार, अच्छा, इसकी वजह बताएंगे या? वेल वो मेरी कुलीग भी रही हैं, एमपीए रही हैं। मैं जब वो पार्लियामेंट्री लीडर थी एमक्यूएम की, अपोजिशन लीडर बनने से पहले, तो मैं उनका डिप्टी था, तो और मैंने उनसे बड़ा सीखा है, राना अंसार बाजी से। तो डेट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं, अगर ये ऑप्शन रहा कि इन दोनों में से किसी एक को बचाना है, तो राना बाजी को बचाऊँ। और अगर आपको एमक्यूएम पाकिस्तान में से किसी और जमात में ज्वाइन करने का मौका मिले, तो वो कौन सी जमात होगी? जमात इस्लामी, पीटीआई या फिर जमीयत उलमा इस्लाम? एक और ऑप्शन रख दें, कोई भी नहीं। नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी, तीनों में से कोई एक। वेल देखिए, आई कैन गिव यू एक्सप्लेनेशन ना। हम कोई रिवायती तौर पे सियासतदान नहीं है, ठीक है। मैं तो बार बार ये बात कहता हूँ, हम हादसाती तौर पर है, और क्यों आए उसके पूरी रीज़न है, एमक्यूएम के बनना, चीज़ें होना। हम तो भाई अपने प्रोफेशनल लाइफ में थे, और फिर हमें लगा कि नहीं, हमारी ज़रूरत है, अगर हम नहीं होंगे तो फिर कौन होगा। वो रीज़न रख के हम आए सियासत में। और अगर हम नहीं होगी एमक्यूएम, खुदा ना खास्ता, तो घरों पे जाएंगे, अपनी जॉब शॉप करेंगे, फैमिली देखेंगे। लेकिन किसी और जमात से कभी ऑफर आई? आज तक तो नहीं आई है, उनको पता जाएगा नहीं। ठीक है, अगर आप पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते? लॉयर, शेफ या क्रिकेटर? वैसे क्रिकेट का तो बहुत ही बुरा हाल है। वेल मैं चौथा ऑप्शन दे देना भाई। मैं प्रोफेशनली तो वैसे तो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैं इंजीनियर होता, अच्छा अपनी जॉब शॉप कर रहा होता। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपको दिया जाए? क्रिकेटर, शेफ और लॉयर तो नहीं, सो बिल्कुल भी नहीं, दूर दूर तक नहीं। हाँ बिल्कुल, आजकल तो बड़े माशाल्लाह स्ट्रेंथन हो गए हैं ये लोग, या दिखाए जा रहे हैं स्ट्रेंथन हुए हुए, बट क्रिकेटर हो जाते हैं इसमें से। खेलते हाँ खेलते थे, इंटर स्कूल, इंटर कॉलेज खेला है, बस इससे बैटर है या फिर बॉलर? वेल मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ, मैं बैटिंग। ठीक है। बचपन में कभी अम्मा अब्बा से मार पड़ी? वेल अम्मी से तो नहीं, हाँ जो मेरी बड़ी आपी हैं, बड़ा भाई है, उनसे बहुत पिटा हूँ मैं, माशाल्लाह से बहुत पिटा हूँ। और इसकी वजह बताएंगे या नहीं? शरारतें। फेल आने पे? नहीं, फेल नहीं, पढ़ाई में तो बहुत अच्छा रहा मैं। पढ़ाई में तो थ्रू आउट बड़ा, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट भी नहीं था, बट एवरेज था। बट स्कूल के ज़माने तक तो मैं अच्छा था, टॉपर था स्कूल। हाँ स्कूल के ज़माने तक। स्कूल के बाद फिर थोड़ा सा अपनी मेरी एफिशिएंसी थोड़ी कम हुई, कॉलेज में फिर कम हुई, फिर यूनिवर्सिटी में चल चला के। आपकी लाइफ में ऐसा नहीं, वो थोड़ा सा बस होता है लड़कों में, पढ़ते नहीं है। यूनिवर्सिटी में तो फिर यूनिवर्सिटी में मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में था, तो वो जो बात आप कहना चाह रही हैं वो शायद हम पे अप्लाई नहीं होती हमारे पास। कभी अफसोस हुआ कि इंजीनियरिंग मैंने क्यों ले ली? वेल मेरा मतलब हमारे यहाँ तो एक ट्रेंड चलता था ना पहले
कि एक ज़माने में भाई क्या करने लगे हो, इंटर कर लिया तो ठीक है, बीबीए का एक ट्रेंड आया तो इतने सारे लोग जो है वो बीबीए करने लग गए कि पत्थर भी उठाओ तो 4 बीबीए निकल आते थे उसमें से। फिर एक ज़माना आया वही नहीं, सब इंजीनियरिंग करो, इंजीनियरिंग का बड़ा बूम है, चीज़ें हैं, तो हम उसी लय में जो है हमने भी इंजीनियरिंग कर ली। एक होता है ना माइंडसेट कि आपने इंजीनियरिंग करनी है। शायद हमारे ज़माने में करियर काउंसलिंग इतनी अच्छी नहीं होती थी, लेकिन एक फैमिली की तरफ से भी तो प्रेशर होता है। फैमिली की तरफ से मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंट था। उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि व्हाटएवर यू वांटेड टू चूज, आप चूज करो, पढ़ो, पढ़ना आप नहीं है, ठीक है, करियर तुमने खुद चूज करना है। तो मैंने अपनी दानिश में ये समझा कि इंजीनियरिंग जो है, और बहरहाल वो मैंने इंडस्ट्री में 10 साल सर्व किया, इंजीनियरिंग की, अच्छे नंबर से तो नहीं की बट कर ली मैंने, फर्स्ट डिवीजन था मेरा। कोई सेलिब्रिटी पे क्रश आया कभी? क्रश आया किसी पे, किसी भी सेलिब्रिटी पे? नहीं, ये वाला ये नहीं। बेगम प्रोग्राम देख रहे हैं? नहीं, ये वैसे भी नहीं है, मतलब क्या सेलिब्रिटी का, शायद कुछ एक्ट्रेस अच्छी लगती थी बॉलीवुड की, मतलब करीना कपूर हो गई, वो अच्छी लगती है, सबको अच्छी लगती है माशाल्लाह, तो मुझे भी अच्छी लगती थी। और पाकिस्तान में कोई ऐसा? पाकिस्तान में अब तो खैर बड़ा इंडस्ट्री ने बूम कर लिया है, ड्रामा इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हुई है, लोग देखते हैं अब, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी। मैं सऊदी अरब और दुबई में जब जॉब करता था तो बहुत सारी इंडियन फैमिलीज हैं जो पाकिस्तानी ड्रामा बड़ा फॉलो करती है। ड्रामा शामा में नहीं कहा। बचपन की कोई याद बताएं, कोई मेमोरी जो भुलाई नहीं भूलती? वेल बहुत सारी हैं, शरारतें करते थे हम लोग। मुझे याद है मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर था पाकिस्तान स्टडीज़ का, नेक्स्ट डे पेपर है मेरा सुबह, और रात को रमज़ान का टाइम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या नहीं था शायद रमज़ान, और हमने नाइट क्रिकेट का तैयार किया हुआ था। हम नाइट क्रिकेट खेल रहे थे और भाई साहब जो है हमारे बड़े वाले, जैसे मैंने बताया ना मैं बचपन में बहुत पिटा, बचपन क्या मैं फर्स्ट ईयर में था मैं, और भाई साहब ने आके जो है ना मेरे दोस्तों के सामने मेरी पिटाई लगाना शुरू करी, और उन्होंने कहा चलो घर जाओ, और क्या कहते हैं अपना कल पेपर है तुम्हारा और तुम्हें क्रिकेट की पड़ी हुई है। तो ये वाली शरारतें मैं करता रहता था, तो कोई मसला नहीं था। ये वाली तो शरारतें तो बहुत सारी की हैं, बहुत सारी की हैं, मतलब यू नेम इट। कॉफी या टी? चाय। बीचेस या माउंटेन्स? बीचेस। अगर आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए 24 घंटों के लिए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं नहीं बनूंगा, एक दिन के लिए तो नहीं बनूंगा मैं, लेकिन फिर भी इमेजिन करें आप बन गए हैं। एक दिन में असल में वो सारे काम हो नहीं सकते ना जो हम चाहते हैं करना, बट वो एक ऐसी ड्रास्टिक सी कराची की आवाम के लिए क्या कोई ऐसा कानून पास करेंगे, तालीम के हवाले से काम करेंगे? वेल यहाँ तो पूरा निज़ाम बर्बाद हो चुका है, तो कोई वन पॉइंटर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, बट यस आवाम की हुक्मरानी होनी चाहिए 70 सालों में इस जमहूरियत में। एक आम आवाम की नुमाइंदगी उस ऐवान में नहीं है जिस ऐवान को बताया जाता है कि वो आवाम के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ऐवान है। MQM अपने हिस्से का काम 1988 से कर रही है, बट वो बड़ा एक कलील सा पोर्शन है, 6-7% पड़ता है, सपोर्ट मिला है 6-7%, वो थ्रू आउट रहा है हमारा 40 सालों से रहा है। अगर ऐसा होता ना, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि जी वो उठा के MQM को जितवा दिया गया, भाई जितवा दिया गया, 40 साल से हम ही जीत रहे हैं जनाब। MQM की सीट भी नहीं थी, नशिस्त भी 40 साल से हम ही तो जीत रहे हैं यहाँ पे। 18 में तो अनाउंस नहीं किया गया था, जीते तो फिर भी उस वक्त हम ही थे। तो ये वाला सीन है। हम कहाँ कोई एक नई अनोखी जमात होती है उसको ला के बिठा के उसको जितवा दिया जाता तो समझ में भी आती बात। हम तो 40 साल से थ्रू आउट जीत रहे हैं और हमने अपनी सियासी पोजीशन रिक्लेम की है। तो मुझे जो आपका सवाल था उसमें यह है कि जो आवाम की हुक्मरानी है ना, ट्रू पीपल रिप्रेजेंटेशन, वो मुझे बड़ी सियासी जमातों में तो एग्जिस्ट मतलब नजर ही नहीं आती है। तो इस चीज़ को करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो कानून साजी करने चाहे, मतलब यूथ हमारी पॉपुलेशन का जो है 18 से जो 30 का स्लॉट है वो लगभग कोई 50-60% है हमारी पॉपुलेशन का यूथ। अब आप इस ऐवान देख लो असेंबली के, उसमें 50+ कितने नजर आएंगे और ये जो मैंने 18 से 30 की स्लॉट दी वो कितने नजर आएंगे? वो ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है। तो उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जब आप फैसले आप नौजवानों के लिए कर रहे हो तो वो फैसले नौजवान क्यों नहीं कर रहा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाई मैं अगर उस एज ग्रुप में हूँ तो मुझे उसकी नीड का ज्यादा पता होगा, ठीक है, बजाय इसके कोई 70 साल का, 50 साल का, 60 साल का जो शख्स है वो कर रहा हो। तो यहाँ पे ये वाली है मसला है, उसको ठीक करने की जरूरत है। छोटी जमातें शायद कमोबेश, खासतौर पर MQM ने तो ये काम करके दिखा दिया 2024 में। बड़ी जमातों में अभी भी बड़ी
किल्लत है और वो नेपोटिज्म वाला चक्कर है, फैमिली पॉलिटिक्स है, तो इससे हमें निकलना होगा। आपकी फैमिली में तो शायद कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। हाँ, गलती से भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था। अच्छा, आप कैसे आए सियासत में, ये आपसे पूछेंगे। ये बताइए कि कभी दूसरी शादी का सोचा या कहीं से कोई ऑफर आई? फिलहाल आज तक तो नहीं सोचा दूसरी शादी का, यानी कि आगे सोचा जा सकता है? नहीं, मतलब ऐसी चीज़ कभी हुई नहीं तो इतना सोचा भी नहीं कि दूसरी शादी, हाँ चीज़ें हैं वो की जा सकती हैं, बट मुझे शायद ऐसा ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि किस सहाफ़ी को आप फॉलो करते हैं पाकिस्तान के? सहाफ़ी तो सभी को सुनना पड़ता है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में उनकी राय, चीज़ें, वो किस तरह देख रहे होते हैं चीज़ों को, उनको हमें भी कि आपका पसंदीदा सहाफ़ी, जर्नलिस्ट मुझे छोड़ के, मैं तो आपके साथ ही बैठी। मैं आपको बताऊं, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं किसी को पिन पॉइंट तो नहीं करूंगा कि हाँ यार ये सहाफ़ी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अच्छा वो प्रोफेशनली काम कर रहा है, बट ओवरऑल ठीक है, सुननी सबकी चाहिए, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए कि चल रहा क्या है मार्केट में ना, तो वो लेने के लिए फिर सबकी सुननी पड़ती है। मैं शायद इसमें नाम ना ले सकूंगा किसी एक का सहाफ़ी का। हाँ, वैसे मैं जब जब ज़माने तालिब इल्मी में था तो हामिद मीर को ऑब्वियसली बहुत सुनते हैं सब, कैपिटल टॉक से मशहूर हुए जब जियो नया नया आया था, तो उसके बाद से जो है बस उनको सुनते हैं, आज तक सुन रहे हैं। वो वाहिद शायद सहाफ़ी हैं जिनको थ्रू आउट सुना जा रहा है। इस बात को जो है वो नोट किया जाए कि मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और वो कह रहे हैं कि हामिद मीर जो है ऑपोजिशन लीडर के फेवरेट सहाफ़ी हैं। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, हम इस ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक में जाने से पहले हमने इनके साथ खेला था रैपिड फायर राउंड, और अब बात कर लेते हैं इनकी पर्सनल लाइफ पे और साथ ही साथ कि ये सियासत में कैसे आए, हादसाती तौर पर आ गए, क्या वजूहात थी और अब क्या हालात हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के, सियासत में कैसे आना हो? वेल, आपने सवाल में ही बता दिया, मैं हादसाती तौर पे सियासत में आया हूँ और मेरा तो जो विद इन एमक्यूएम रैंक्स लोग जानते हैं कि आई वाज नोवेयर और आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन लाइक अप्रैल 2018। मैं मार्च 2018 में पाकिस्तान आया था। अप्रैल में आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि एमक्यूएम की एक रिवायत रही है कि जब भी इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो कारकुनान को बोला जाता है, जो अच्छे कारकुनान होते हैं, हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है वो उनको आगे लाते हैं। इसी तरह कारकुनान के साथ जो हमदर्द होते हैं, सपोर्टर्स होते हैं, वोटर्स होते हैं, उनको लाया जाता है कि उनमें अगर कोई अच्छा लड़का या लड़की है उसको आगे लाया जाए। तो मैं उसी कैटेगरी में फॉल कर रहा था। पास में मैं APMSO में रहा हूँ, पहले यूनिट होते थे, अब यूसी हो गई है, तो उसमें भी मैंने 1.5 साल काम किया। तो एमक्यूएम का डिसिप्लिन और दीगर चीज़ें तो पता थी। मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई आप भी फॉर्म भर दें। फैमिली ने कभी ये कहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान के अलावा किसी और जमात को ज्वाइन कर लिया जाए, या फैमिली भी माजी में इसी की? वेल, हमारी पूरी फैमिली वोटर एंड सपोर्टर रही है। मेरे बड़े भाई जो है वो एमक्यूएम में जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसमें यूसी के वो कारकुन रहे हैं, जिम्मेदार रहे हैं। तो उन्होंने ही मुझे कहा कि अगर तुम मुनासिब समझते हो तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने फिर उनसे एग्री किया उनकी बात से और फिर मैंने वो प्रोसेस स्टार्ट किया। मुझे याद है कुछ 6-7 इंटरव्यूज हुए थे मेरे जी। और इतने तो इंटरव्यू जॉब पे नहीं होते। याद है जब इलेक्शन की कैंपेन चल रही थी तो मैं आपके दफ्तर भी जी बिल्कुल, आप वहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था। तो वो कुछ 6-7 इंटरव्यूज हुए थे और उसके बाद जो है मुझे जो है पार्टी की तरफ से PS 119 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन से जो है, जो मेरी अपनी रिहाइश भी है जहाँ पे, वहाँ से मुझे जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ से मैंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा और फिर असेंबली में रहने 3-3.5 साल के अरसे के बाद फिर मुझे मेरी पार्टी ने डेप्टी पार्लियामेंट्री लीडर बनाया था 2022 में। और फिर 2023 में जब PDM गवर्नमेंट की फॉर्मेशन हो गई थी, फिर यहाँ पे भी इम्बैलेंस हुआ था, नंबर्स कम हो गए थे PTI के MPs में यहाँ सिंध में। तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि ऑपोजिशन लीडर हमारा होना था। तो
राना बाजी को उस वक्त अपोजिशन लीडर बना दिया था और मैं फिर एमक्यूएम का पार्लिमानी लीडर बन गया था सिंध असेंबली में पहले ही टेन्योर में। और फिर जब दोबारा 24 में इलेक्शन हुए तो मैं कराची में वाहिद शख्स हूँ जो दोबारा उसी सीट पे मैंने दोबारा सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा। मेरी सीट का नंबर भी इत्तफाक से PS 119 सेम ही रहा। और उसके बाद जो है पार्टी ने मुनासिब समझा कि मुझे जो है वो, चूंकि हमारे नंबर्स आ गए थे, हम सिंध की दूसरी बड़ी सियासी जमात थे, शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात थे, हैं अभी तक। लेकिन क्या वजह है कि सीएम सिंध कभी एमक्यूएम पाकिस्तान से नहीं बना? वेल नंबर्स नहीं है ना हमारे पास, जो 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 मैजिकल नंबर्स चाहिए उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। उसमें आबादी आ जाती है, उसमें आबादी की तनासुब से जो आपको सीट्स मिलनी है शहरी सिंध की वो नहीं होती। सेंसस में हमें अंडर काउंट रखा गया हमेशा। ये अब तो आप लोग हुकूमत में भी हैं तो सेंसस का मामला तो उठाया भी था। जी सेंसस में आपके सामने है ना, अप्रैल 2022 की बात है। इस कराची के सेंसस को लेकर तो बता दिया था ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कि भाई 1 करोड़ 30 लाख आबादी है। वो आबादी जो 2017 में 1 करोड़ 60 लाख थी, 2022 में हमें बता दिया गया आपकी आबादी डिजिटल हमने सेंसस किए और 1 करोड़ 30 लाख हो गई है। हमारे तो 30 लाख लोग गायब कर दिए थे इन्होंने, सेंसस वालों ने। तो फिर हमने एमक्यूएम की काबिश है, सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है कि हमने जो है वो लगभग कोई 70 लाख लोग जो है हम तो कहते हैं बाजियाब कराए हमने शहर कराची के। 29,000 हाई राइज थी, वो काउंट में ही नहीं थी। उनको जब इनकॉर्पोरेट किया तो हम इस नंबर से भी आज की तारीख तक हम मुत्तफिक नहीं है कि 2 करोड़ 3 लाख आबादी किसी तौर नहीं है। सेंसस में बहुत सारे पैमाने आप नादरा को यूज़ कर सकते हो, वीट कंजम्पशन देख सकते हो, पानी कंजम्पशन देख सकते हो कि कितनी है इस शहर में, फिर इन्फ्लक्स है इस शहर में अंदरूने सूबे का और फिर पूरे पाकिस्तान का। खुर्शीदी साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो शायद वो जमात है जो इत्तेहादी बन जाती है तमाम हुकूमत की। माजी में भी हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहादी बनी थी, फिर आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया था। इस वक्त सेंसस के मामले पे शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे, हुकूमत में आप आ जाते हैं, इत्तेहादी बन जाते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। और फिर एक मैं इस पर भी डिस्कशन आपसे करना चाहूँगी कि जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा था और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो गवर्नर सिंध जो है वो तब्दील हो चुके हैं, निहाल हाशमी साहब हैं। आज हुकूमत ने आपसे डिस्कस भी नहीं किया, पूछा भी नहीं, और साबिक गवर्नर कामरान रसूली साहब को जो है वो कुर्सी से हटा दिया गया। वेल देखें, जितने भी 2018 ऑनवर्ड्स आपने ये सारी बातें कही ना, 2018 में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो इत्तेहादी थे, तो उनसे भी जो मुआहिदा किया था वो हमने रिटर्न किया था कि हम एमक्यूएम जब हम आपके साथ इत्तेहाद में जा रहे हैं तो हमारी क्या ख्वाहिशात हैं, हम क्या चाहते हैं। वो सारी ख्वाहिशात आप गो थ्रू कर लीजिए। वो 9 पॉइंट और 13 पॉइंट के नुकात थे जो एमओयू में हमने जो है वो पीटीआई के साथ किए थे। 4 साल का अरसा गुजर जाता है और 4 साल के अरसे में एक वफाकी हुकूमत यूनिवर्सिटी तक ना बना सके। वफाकी हुकूमत कराची के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है उस पर अपनी वो चलाना क्या, वो तो बंद करके बैठ गए थे। K4 का मंसूबा बंद हो गया था पीटीआई के दौर में। ये वो सारी वजूहात थी। और फिर देखिए, आपने कहा कि एमक्यूएम ने छोड़ दिया, नहीं भाई, उनके अपने लोग चले गए थे सिंध हाउस में, पूरी तारीख है। जब हमने तो इमरान खान साहब जब आए थे यहाँ पे, जो बानी तहरीक इंसाफ है, हमने तो उस वक्त भी उनको कहा था कि भाई आप हमें क्यों मना रहे हो, आप अपने लोगों को तो देख लो पहले। आपके अपने लोग जो हैं वो कहीं और जाके बैठे हुए हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप लोगों के साथ किया, क्या वही नून लीग इस वक्त कर रही है? अब मैं देखें, बार बार ये चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी ये बात होती है, बहुत सख्त बात है, मगर मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि इस शहर कराची के साथ जो ये जुल्म ज़्यादती का सिलसिला है, एमक्यूएम हुकूमत में हो या ना हो, एमक्यूएम हुकूमत में इसलिए होती है, हर हुकूमत में इसलिए होती है 2018 ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूं, ताकि जो कराची के बुनियादी मसाइल हैं, जो कराची की आवाज़ है, वो कम अज़ कम इक़्तिदार के ऐवानों में जा तो सके। जो कम्पिटेंट फोरम है, चाहे काबीना हो, काबीना में हम क्यों बैठे हुए हैं भाई, हमारे पास तो जो वजारतें हैं वो तो डिवॉल्व सब्जेक्ट है। तालीम की वजारत है, सेहत की, ना तालीम का वफाक से कोई लेना देना है इतना ज़्यादा, अब तो डिवॉल्व सब्जेक्ट हो गए, तो सूबे के मसले हैं। इसके बावजूद हम बैठे हुए, इसलिए बैठे हुए ताकि इस कराची शहर, हमारे पास कोई एक स्पेस तो हो, कोई विंडो तो हो, कहाँ जाके बात करें अपने मसाइल को हल के लिए। हमारे पास वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक्सेस मौजूद है, हमें बैठ के धरने या एहतजाज या तमाम चीज़ें नहीं करनी पड़ती हमें। देखिए, सेंसस पे एक बहुत बड़ा मसला हुआ था ना, लोगों
हमें काउंट ही नहीं किया गया। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने एहतजाज किया, हमने धरने दिए। नहीं जनाब, हमारा एक्सेस था वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे, हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से बात की, उनको लॉजिकली प्रूफ किया कि ये कराची के साथ ज्यादती हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल नंबर नहीं आ सके, बट कमोबेश सूरत हाल बेहतर हुई। हमारी कौमी असम्बली में 1, सूबाई असम्बली में 3 नशिस्तें शहरी सिंध की बढ़ गई। तो ये वो अचीवमेंट्स हैं जो शायद हम रिवायती तौर पे एहतजाज, धरना, शोर शराबा किए बगैर ये काम कर लेते हैं, और लोगों को लग रहा होता है जी क्यों बैठे हुए, भाई इसलिए बैठे हुए हैं, ये काम करने के लिए बैठे हैं, हम आगे भी बैठेंगे, हम तो अभी बोल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मुस्तफा कमाल साहब को वजारत मिली सेहत की, अब हम देखेंगे कि गवर्नर की तब्दीली के बाद फिर मुशावरत होगी, फिर बातचीत होगी और एमक्यूएम पाकिस्तान को एक और वजारत मिल जाएगी। वेल देखें, ये तो कयास है ना, कयास पे तो बात बिल्कुल करते रहिए, इसमें कोई मसला नहीं है। बट जहाँ बात है गवर्नर की पोस्ट की, कामरान टिशोरी भाई ने जो प्रेसिडेंट सेट किया गवर्नर हाउस में, गवर्नर हाउस कॉलोनियल सिस्टम, अंग्रेज के ज़माने में आपको पता है गोरा, तो जो आवाम के लिए दरवाजे खोलना, और जो प्रेसिडेंट सेट किया ना, जो स्टैंडर्ड सेट किए, वो मुझे नहीं लगता कि आने वाले निहाल हाशमी साहब जो है वो बिल्कुल एक सीजन पॉलिटिशियन है, नून लीग में उनकी कुर्बानी है, दीगर चीज़ें हैं, और बट इसके बावजूद जो प्रेसिडेंट कामरान टिशोरी भाई सेट करके चले गए हैं, वो आने वाले गवर्नर के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी, उसमें उसको वो कैरी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्यों ले ली गई, कैसे ले ली गई, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है ना, इस पे तो घंटों बैठ के बात की जा सकती है भाई। पार्टी का काफी प्रेशर था, बिल्कुल था, जो हमें पता चल रहा है, चीजें हो रही हैं। मुझे तो ये चीज नहीं समझ में आ रही कि जहां जो कराची की बात करेगा उसके ऊपर सब जो है वो गन तान के शुरू हो जाते हैं। मैंने अभी फिर ये असेंबली में रमज़ान में आपको पता है कि इजलास हुआ था, और इजलास में भी ये करारदाद जो थी वो सूबाई असेंबली सिंध में वज़ीर आला साहब ने खुद पेश की, और उस पर मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस क्या किया वो माशाल्लाह कराची का बच्चा जानता है कि मैंने क्या किया, उनको क्या जवाब दिया। भाई वो लोग करारदाद ला रहे हैं सिंध की तकसीम के खिलाफ वाली, जो खुद सिंध तकसीम कर चुके हैं, आज नहीं बहुत अरसे से कर चुके हैं। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है आम लोगों को। अब वो शायद सिंध में, कराची में आपको टफ टाइम मिल सकता है। जमात इस्लामी भी मुतहरिक है, वो तो कहते हैं कि हमारे साथ मेयर के इलेक्शन में जो है वो धांधली हुई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो डिप्टी मेयर भी है, मेयर भी है, फिर एमक्यूएम के लिए खासा मुश्किल। मुझे पता है ना, जमात इस्लामी इतने अरसे से पॉलिटिक्स कर रही है, सबसे ज्यादा तादाद में उनको कब सीटें मिली हैं, कब वो मेजॉरिटी में आए, कभी भी नहीं आए। इसका मतलब है ये वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी रिजेक्टेड है, ठीक है ना। अब वो जितना जोर लगाना चाहे लगा लें, खासकर शहरी सिंध की आवाम, कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, ये आवाम जमात इस्लामी की पॉलिटिक्स से 1988 जब से हमने इस पॉलिटिकल सिस्टम में हम आए, हमने जमात इस्लामी की दुकान बंद कर दी है। तो जमात इस्लामी का रोना धोना चीजें हमारे साथ धांधली हुई है। वो अब देखे ना, हर इलेक्शन में बेचारे वो यही कहते हैं। मुझे अफसोस होता है उन लोग के साथ कि बड़े उनके पास भी वो नजरियाती कारकुन और तमाम चीजें, मगर वो चलो एक इलेक्शन में धांधली, फिर उससे पिछले इलेक्शन में धांधली, फिर उससे पिछले इलेक्शन में धांधली। एमक्यूएम के जो पुराने कारकुन थे वो जमात इस्लामी में चले गए थे, इस पे क्या कहूं? नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। जो अगर कोई नजरियाती तौर पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ है, वो शायद पता नहीं अब कहीं और चले जाएगा। बहुत सारे लोग आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी चले गए, जब से 22 अगस्त 2016 के बाद से ना सब आज़ाद हो गए, डिसीजन ले सकते हैं, ले लिया भाई, किसी ने चूज किया पीपल्स पार्टी अच्छी है वो चले गए। जमात इस्लामी में कोई नहीं गया, क्योंकि सबको पता है ये जमात इस्लामी नहीं है, जमातुल मुनाफिकीन है। हम सच कहते हैं और अवाम की बात मानते हैं, करप्ट नहीं है, तो शायद वही वजह। वेल देखिए ना, उनका अगर वो कह रहे हैं तो उनका प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हो रहा? मेरे एक सवाल है। अच्छा भाई, इस इलेक्शन में जाती हो गई, अच्छा 18 में क्या हुआ था फिर जमात के साथ, फिर 13 में क्या हुआ था, फिर 8 में क्या हुआ था, फिर 2 में क्या हुआ था, 97 में क्या हुआ था, 93 में? ये बेचारे हमेशा हर दफा बोलते हैं हमारे साथ जाती हो गई, हमारे साथ जाती हो गई, हमारे चीजें कर ली। इसका मतलब है आप रिजेक्टेड प्रोडक्ट हो, आपको एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये तो भाई पूरे पाकिस्तान में है ना, माशाल्लाह पॉकेट्स में हर जगह मौजूद है, तो पंजाब में क्यों नहीं पजीराई है उनको? केपीके में एक मरतबा हुकूमत मिली थी, वो भी मुशर्रफ साहब की मेहरबानी से। ये हमेशा जब भी आमिर आता है तब मजे लेते हैं ये लोग, जब भी कोई डिक्टेटर आते हैं ना तब इनके मजे लग जाते हैं। ज़िया दौर में मजे लगे, फिर मुशर्रफ दौर में मजे लगे, इसके अलावा इनको कहीं स्पेस मिलती नहीं है। अच्छा, फिर इस शहर का मेयर 2001 में नेमतुल्लाह खान साहब मरूम वो बने थे। अच्छा, वो क्यों बने थे? एमक्यूएम में बॉयकॉट किया था इसलिए बने थे। 2005 में क्यों नहीं बने? क्योंकि एमक्यूएम आ गई थी मैदान में।
जहां जहां जब जब एमक्यूएम आएगी इनका सफाया हो जाएगा। लेकिन वसीम अख्तर साहब के बारे में तो कहे ना, उनके तो स्टेटमेंट मौजूद हैं, वो तो कहते हैं कि वसाइल की कमी है, मेरे पास इख्तियारात हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। आज का भी मेयर का यही हाल है। आज का मेयर कर रहा क्या है मुझे बताइए ना। आज का मेयर, उसको जबकि पूरी बैकिंग हासिल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, वो तो खुद तर्जुमान भी है, ना सिर्फ मेयर है वो तर्जुमान भी है सिंध हुकूमत का, तो उनको तो पूरी सपोर्ट है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। उसके बावजूद ड्रास्टिक तब्दीली शहर में होती हुई नजर नहीं आ रही है। मेरे शहर में कोई एक बूंद पानी का इजाफा किया है इत्तेफाक करते हैं कि पंजाब जो है वो डेवलप हो रहा है, तरक्की कर रहा है एज कंपेयर टू सिंध? वेल देखिए, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस में नहीं जाऊंगा बिटवीन सिंध एंड पंजाब, ठीक है। उनके पास अपने वसाइल हैं, वो उसमें अपना काम हो रहा है। उनके पास जो पैसे हैं, जो एनएफसी के पैसे मिलते हैं, वो सिंध से ऑलमोस्ट डबल हैं, ठीक है। उसके बाद एक शहर बना देना, मेरा तो सवाल है भाई, इस लाहौर में भी ठीक है, बहुत अच्छा हो गया लाहौर, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप क्योंकि लाहौर, जब आप इस तरह आज के लाहौर को देख रहे होते हो, बसंत पे भी बहुत सारे लोग गए थे, तो वो लामहला तौर पे आप कराची से कंपैरिजन करने लग जाते हो। देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन कराची एंड लाहौर। मैं लेट इट बी वेरी क्लियर ना। क्यों? क्योंकि भाई इस शहर के जो मारूजात, जो चीजें हैं, उसका लाहौर से कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वो हम मजाक में कभी कह रहे होते हैं ना, जितना बड़ा लाहौर है उतना बड़ा हमारा गुलिस्तान जौहर है। तो ये सिर्फ लफाजी नहीं है, ये वाकईतन ऐसा। यहाँ इतने सारे मल्टीपल सिविक एजेंसीज काम कर रही हैं। फिर जो केएमसी के पास जो जुरिडिक्शन है, केएमसी फाइनेंशियली एम्पावर नहीं है, जिसका बजट मिल रहा है वो तो नहीं लग रहा ना कराची में। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिनको फाइनेंशियली एम्पावरमेंट करना चाहिए सूबे की हुकूमत को इस शहर कराची के लिए, और सिर्फ कराची के लिए नहीं, मैं तो लाड़काना के लिए भी बात कर रहा हूँ, वो इस पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने नहीं किया है। जब नहीं किया, उसका इम्पैक्ट ये है कि देखिए, आप 10 दिन मुंह नहीं दो, 11वें दिन आपकी बीवी घर पे नहीं पहचानेगी आपको। इस शहर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस पिछले 18 साल से नहीं हुआ है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कराची उसी तरह बिहेव करेगा जिस तरह पहले किया जाता था? नहीं जनाब, आपके सामने स्टेट के वो इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट है, सर्वे मौजूद है कि दुनिया का तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर शुमार होने लगा है। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, 2008-10 में ये शहर 12 तरक्की करने वाले शहरों में था। आप हुकूमत में भी रहते हैं, इत्तेहादी भी बनते हैं, ऑपोजिशन लीडर भी है, असेंबली में बात भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कराची की हालात जो कि हुई हैं, आप खुद ही बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए ड्राइविंग सीट पे कौन है, एग्जीक्यूशन किसकी जिम्मेदारी है। इस शहर का मेयर आज एमक्यूएम का नहीं है। एक जमाने में कहा जाता था एमक्यूएम इज द बोन ऑफ कंटेंशन, एमक्यूएम है, इस वजह से कराची में तरक्की नहीं हो रही। अब तो एमक्यूएम नहीं है, अब तो ना सूबे की हुकूमत में। तो इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, इक्तदार की बात करें, तो लंदन से फोन आते थे। मैं ये तो कह रहा हूँ ना भाई, अब तो नहीं है ना। आपकी बात ही मान ली, चले आपकी बात मैंने मान ली। अब तो एमक्यूएम ना सूबाई हुकूमत में, ना मकामी हुकूमत में। अब क्यों नहीं कराची में तरक्की हो रही? इसका मतलब है प्रॉब्लम एमक्यूएम नहीं है, प्रॉब्लम वो लोग हैं जो इख्तिदार में बैठे हुए हैं, प्रॉब्लम वो लोग हैं जो एनएफसी का 2010 18वीं तरमीम के बाद पैसा वफाक से सूबे में तो ले लेते हैं, सूबे से जिलों में नहीं देते हैं, सूबे से तालके में नहीं देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे आपकी कमेटी, आपकी टीम जाके बात कर सकती है इस मामले पर। देखिए 26वीं तरमीम गवाह है, 27वीं तरमीम गवाह है। हमारा ड्राफ्ट, हमारा तो नून लीग से 1 पॉइंट एजेंडे पे इत्तेहाद हुआ है जी, हमने किया है आईनी तरमीम में, 27वीं आईनी तरमीम में। तो फिर एमक्यू पाकिस्तान डू वी हैव नंबर्स के जिसमें हम गवर्नमेंट को जब लामहला तौर पे एक ऐसी जमात आपके सामने आ जाए जो कहे कि भाई हम तो इत्तेहादी नहीं हैं, हम काबीना में नहीं बैठते, आईनी ओहदे सारे लेते हैं, और जहां मुसीबत में पड़ते हैं नंबर्स में भी हम नून लीग को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आपको वाकईतन लगता है ऐसा कि एमक्यूएम की जरूरत होगी तरमीम के लिए? भाई पीपल्स पार्टी है ना, उनकी पीपल्स पार्टी है मौजूद, इस वक्त तो उनके पास नंबर्स भी पूरा हो चुका है। भाई पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी चाहिए ही चाहिए। ये नंबर्स ऐसे उनके पास मैजिकल नंबर्स हैं, ठीक है ना। एक जमाने में एमक्यूएम के पास थे, तो जब एमक्यूएम के पास से तो चीजें बेहतर थी, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त ना तरमीम हो रही है। आज के हमने जब नून लीग से इत्तेहाद किया था 2024 के इलेक्शन से पहले इत्तेहाद किया था कि अगर नून लीग जीतेगी और उनकी हुकूमत आएगी तो आप ये काम कर दीजिएगा। वो काम क्या था? वो काम ये था कि आइन का एक आर्टिकल 140A, उसकी तशरीह हमने उनके सामने रख दी कि ये तशरीह हम चाहते हैं कि आइन पाकिस्तान का पार्ट बन जाए, ताकि सूबों में ये प्रॉब्लम ही ना रहे कि किस सूबे में कौन सी लोकल गवर्नमेंट में कितने इख्तियारात, इख्तियारात का मसला ही रोना ही खत्म हो जाए। हमने 26वीं तरमीम में भी ये कोशिश की, 27वीं तरमीम में तो ये चीज काबीना में डिस्कस हो गई, खुद प्रेस रिलीज जब, और नहीं हो सकी ना। क्यों नहीं हो सकी? सबको पता है पीपल्स पार्टी थी, इस वजह से नहीं हो सकी क्योंकि पीपल्स पार्टी के नंबर को नून लीग जो है वो वो कहते हैं ना सिर्फ नजर नहीं कर सकती है। नून पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल लाजिम व मलजूम थी उस तरमीम के लिए, तो नहीं मानी गई हमारी बात। एक सवाल ये भी है कि माजी में हमने देखा था कि लंदन से कॉल आती थी, पूरा कराची बंद हो जाता था। क्या इन हालातों में इस वक्त
वक्त भी बानी की तरफ से कोई कॉल आती है? वेल हमारा क्या ताल्लुक, लाताल्लुक 2016 22 अगस्त एक वाक़या होता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ चीज़ें होती हैं। 23 अगस्त 2016 हमारा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता है कि हमने बानी से लाताल्लुकी की, क्योंकि हमारे लिए प्रायोरिटी पाकिस्तान है, उसकी रियासत है। जब वो प्रायोरिटी है तो फिर सारी चीजें हटिए। वाहिद अनोखी जमात है जिसने अपने बानी को ही साइडलाइन कर दिया कि नहीं, ये रेड लाइन है हमारे लिए, रियासत हमारे लिए रेड लाइन है, और हमने ये करके दिखाया। और मुझे नहीं लगता कि रियासत को, रियासती इदारों को, वफाक को, सियासी जमातों को भी इस चीज़ को रियलाइज़ करना होगा, इस चीज़ को समझना होगा कि जो काम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने 2016 में किया, उसकी एक्सेप्टेंस, उसके बाद उनको जिस अंदाज से पॉलिटिकल स्पेस देनी चाहिए थी, वो आज की तारीख तक एमक्यूएम को मैसर नहीं है। एमक्यूएम के ऑफिस आज तक नहीं खुले में, एमक्यूएम को पॉलिटिकल आज़ादी नहीं है आज तक। आप लोगों पे बोरीबंद लाशों के टारगेट किलिंग पे, और फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से मुक्का चौक को बंद कर दिया जाता था, कोई गाड़ी, आम गाड़ी भी नहीं गुजर सकती थी, तो इस पे भी जरा कमेंट करें। मैं तो ये बता रहा हूँ ना, हमने 2016 में एक प्रिंसिपल स्टांस लिया। 2016 ऑनवर्ड्स अगर ये ऐसी कोई चीज़ें हुई हैं तो इसका मतलब ये हम डिफ़ॉल्ट पे वाला काम करने में मास्टर थे, नहीं है ना ऐसा। हमने रियासत के साथ खड़े हुए, रियासती इदारों के साथ खड़े हुए, सियासी निज़ाम के साथ खड़े हुए, जमहूरियत के साथ खड़े हुए। आपके सामने सूरत हाल के जब देखिए 2018 में इमरान खान की जो बानी पीटीआई है, उनकी हुकूमत तो नहीं बन रही थी ना, हमारे पास ही थे ना नंबर्स, हमने उनको सपोर्ट किया तो उनकी हुकूमत बनी। ऐसे ही था ना, वी वर एट द डिसाइसिव पोजीशन। तो हमें किसने कहा कि भाई ये वाली हुकूमत बनवाओ? तो जिसने कहा तो उनको ये बात समझनी चाहिए कि हम जब आपको ज़रूरत पड़े, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़े, भाई पीडीएम भी जो गवर्नमेंट बनी थी 2022 में उनकी हुकूमत ख़त्म करके, तो उसमें डिसाइसिव नंबर किसके पास है? आपने नंबर्स हमारे कम कर दिए थे, हमारी 24 सीटों को कम करके 7 पे ले आए थे, मगर मैजिकल नंबर्स हमारे पास था, क्योंकि अगर हम उनके साथ हो जाते तो हुकूमत नहीं टूटती, हम उनके अगेंस्ट चले गए तो हुकूमत टूट गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है, वो अगेंस्ट जाना एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए फायदेमंद रहा। जी बिल्कुल रहा। एमक्यूएम देखिए, मैं फिर भाई बात कह रहा हूँ, एमक्यूएम के लिए फायदेमंद रहा हो ना नहीं रहा हो, डजंट रियली मैटर। मैं सच बता रहा हूँ आपको, क्या पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो उस वक्त ओछे किस्म के डिसीजंस लिए जा रहे थे, जिसको ठीक होने में लगभग कोई 2-2.5 साल का अरसा गुजर गया। आपने देखा पेट्रोल हाइक, तमाम चीजें, मतलब आप अपने रिजर्व से निकाल के पैसे आप जो है वो पेट्रोल की मद में दे रहे हो। कीमतें बढ़ा दी गई हैं, 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त तो आलू मंडी में हुकूमत ने तेल भी नहीं खरीदा था, और जो है वो पेट्रोलियम की कीमत ये वाले बड़े मुश्किल डिसीजन होते हैं, और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया 55 रुपए लीटर पे। शायद किसी के आगे भी आप माइक लगाएं, पूछे भाई ये बड़ा अच्छा इकदाम है, तो कोई भी नहीं बोलेगा ये अच्छा इकदाम है। बट तो भी ईद के दिनों में, जी एग्जैक्टली, रमजान का महीना चल रहा था, ईद आ गई है, तमाम चीजें हैं, लोगों पे ऑलरेडी बोझ पड़ा है। सिर्फ पेट्रोल बढ़ने से पेट्रोल नहीं बढ़ता है, उसके साथ वो जो हमारी कमोडिटीज होती हैं वो सारी महंगी हो जाती हैं, सब्जी, दाल, चावल, ये सब महंगा हो जाता है, किराए महंगे हो जाते हैं। तो ये कोई आसान डिसीजन नहीं था। मुझे लगता है कि सियासी हालात, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस रीजन की, उसमें अगर बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह ये रिवर्ट हो जाएंगे वापस, और पाकिस्तान एक मुश्किल माशी दलदल से निकलता हुआ पाकिस्तान है। उसमें रियासती इदारे, हमारी अफवाज, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, हमारे वज़ीर आज़म, उनकी काबीना, सियासी जो अकाबरीन है, वो सब मिल के काम कर रहे हैं, यूनिडायरेक्शनल हैं, सब बेहतर चाहते हैं इस पाकिस्तान का। तो हमें थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना होगा, इंशाल्लाह एक बेहतर पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में मिलेगा। खुर्शीद साहब, सियासत की बहुत बात हो रही है, सियासत के हवाले से हमने बात भी कर ली है, लेकिन मैं चाहूंगी कि क्योंकि ईद का दिन है तो अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? वेल, आवाम के लिए पैगाम हमेशा से ये है कि अवाम के लिए तो नहीं कहूँगा मैं, ये जो हुक्मरान तबका है वो जो है ना 70-75 सालों से आपके इस मौजूदा जो सियासी निज़ाम है या जमहूरी निज़ाम है, उसमें आवाम अपना कंट्रीब्यूशन तो करती है, हमेशा होल हार्टेडली करती है, इलेक्शन में कंटेस्ट भी करती है, कंट्रीब्यूट भी करती है, तमाम चीज़ें करती है। अब इट्स द राइट टाइम कि वो हुक्मरान तबका जो मैसेज है, जो आम आवाम है, उनको कुछ करने के लिए काम करे। अब आवाम ने कुछ नहीं करना, आवाम ने जो करना था वो अपने हिस्से से ज़्यादा का काम कर चुकी है आवाम। तो अब आवाम को सिर्फ वेट एंड वॉच पे रखना है
और जो हुक्मरान तबका है उनको आवाम को फैसिलिटेशन करनी है, तब जाके आवाम और जो इस निज़ाम में रब्त है वो बढ़ेगा, अच्छा होगा। और आवाम आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि एमक्यूएम पाकिस्तान का जो है वो सीएम सिंध जो है वो बन सकता है। चीज़ें ठीक हो जाएं, तमाम मामलात अच्छे हो जाएं तो वाई नॉट। पाकिस्तान शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आज भी, जबकि पीपल्स पार्टी के पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, मगर वो शहरी सिंध में उस तरह पेनिट्रेशन चीज़ें नहीं कर सकी है। बड़ी जैरीमैंडरिंग की, इन्होंने सीटें निकालने की कोशिश की जैरीमैंडरिंग करके, बट स्टिल अर्बन सिंध की सबसे बड़ी जमात है। और अगर ये सेंसस वाले ड्रामेबाजियाँ जो हैं, अगर हमारे रियासती इदारे वफाक जो है वो एक पेज पर आ जाए तो मेरिट पे जब फैसले होंगे तो इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल आ सकता है। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और हम यहाँ पे मौजूद थे, ईद को सेलिब्रेट कर रहे थे। अक्सर और बेशतर हम सियासत के हवाले से बात करते हैं, थोड़ी सियासत की गुफ्तगू भी हमने आज की है, लेकिन जो निजी मामलात होते हैं, पर्सनल लाइफ होते हैं, उस पर भी हमने डिस्कशन की है। एक बार फिर मेरी जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ इस्लाम बसते हैं, आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपनी मेज़बान खदीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।